आप पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, यूपीएससी निकालना है। दोस्त यार भाई बहन घूमना फिरना कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि आपको ऑफिसर बनाने के लिए आपके माँ बाप ने एक बहुत बड़ा कर्जा लिया है। अगर पेपर नहीं निकला तो क्या होगा? लोगों को क्या जवाब दूंगा? माँ बाप को क्या बोलूंगा? और कर्ज वो तो कभी उतर ही नहीं पाएगा। क्या हुआ, डर गए? वैसे सही भी है, क्योंकि आज हर 10 यूपीएससी देने वाले बच्चों में से 7 बच्चे की यही कहानी है। कभी सोचा है आखिर क्यों? आजकल आप लोग अक्सर न्यूज में देखते होंगे कि हिंदुस्तान के किसी छोटे से जिले में सब्जी बेचने वाले का लड़का यूपीएससी क्रैक कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि उनका बच्चा यूपीएससी निकाल पाए। और क्या आपको पता है कि हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, पर एक्चुअली में सीटें कितनी हैं? मुश्किल से 1000। इसका मतलब है सक्सेस रेट केवल 0.1%। और अगर आप यूपीएससी को लेकर लोगों में क्रेज देखोगे तो बेहिसाब क्रेज है, और जहां क्रेज ज्यादा होता है ना, वहीं पर बिजनेस होता है। साल 2017 में दिल्ली का एएलएस कोचिंग सेंटर ये क्लेम करता है कि 990 बच्चे जो इस साल यूपीएससी निकाल कर सिविल सर्विसेज में गए हैं, उनमें से 244 हमारे इंस्टीट्यूट से थे। फिर उसके बाद वाजीराव और बाकी इंस्टीट्यूट भी क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने भी 400 से ज्यादा सिलेक्शन करवा दिए हैं। और इसके बाद एक अलग ही आता है चाणक्य, जो कहता है कि 990 में से 355 तो मेरे बच्चे हैं। तो इनसे मैं कहना चाहूंगा कि यूपीएससी की कोचिंग छोड़ो, मैथ पढ़ो। क्योंकि इनके क्लेम करे नंबरों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जितने सीट्स नहीं है उससे ज्यादा तो इन्होंने ऑफिसर बना दिए हैं। आज की डेट में एक छोटे से छोटा यूपीएससी कोचिंग सेंटर भी 10,000 से लेके 1 लाख तक का फीस लेता है। यहाँ तक कि लोगों को एक ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी 50-50 हजार रुपए तक एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, और ये सालों से चलता आ रहा है, जिस वजह से आज हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्रीज 58,088 करोड़ रुपए की बन चुकी है। लेकिन जरा सोच के देखो कि मार्केट में इतनी जबरदस्त प्राइवेट जॉब्स होने के बावजूद भी आज लोग यूपीएससी के पीछे इतना ज्यादा क्यों भाग रहे हैं? आखिर यूपीएससी निकाल कर ऐसा क्या मिलता है जो और कहीं नहीं? तो देखो, अगर आपको इस चीज को समझना है तो पहले समझते हैं कि आखिर यूपीएससी की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में जो मॉडर्न डे सिविल सर्विसेज की नींव है ना, वो दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी। और एकदम स्टार्टिंग में कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने मन मुताबिक लोगों को नॉमिनेट कर देते थे कि ये सही लग रहा है, इसको ऑफिसर बना दिया जाए। और वहां से फिर उन सब लोगों को लंदन कॉलेज भेजा जाता था, जहां पर उनको ट्रेनिंग देके वापस इंडिया बुला लिया जाता था। फिर इंडिया में आकर ये ड्यूटी करता था। साल 1854 में जब थॉमस पैगिंगटन मैकॉली ये आदमी ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक डेटा रिपोर्ट सबमिट करता है। ये जो रिपोर्ट थी, इसमें ये रिकमेंड किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। आसान भाषा में अपनी फील्ड के मुताबिक लोगों को भर्ती मत करो, जो सच में लायक है उसी को लेके जाओ। पर वो लायक है या नहीं ये पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हुई इंपीरियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, और 1855 में पहला एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, जो कि लंदन में कराया गया। ये पेपर सिविल सर्विसेज कमीशन के लिए लिया गया। अब ये जो एग्जाम था, इसमें 18 साल से लेके 23 साल के बीच के मेल कैंडिडेट ये सारे लोग इस एग्जाम में बैठ सकते थे। मगर उस वक्त इस एग्जाम का जो सिलेबस होता था वो यूरोपियन क्लासेस के ऊपर बेस्ड था, इसलिए इंडियंस के लिए इस एग्जाम को क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल था। पर 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, वो इस देश के पहले सिविल सर्वेंट बनते हैं। अब इसके बाद अगले 50 साल तक हम हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशर्स को बहुत अपील किया कि ये जो एग्जामिनेशन है इसको लंदन की बजाय इंडिया में भी कंडक्ट कराया जाए। और यहाँ पे एक दिक्कत थी, वो ये थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे हिंदुस्तानी सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। अब ये वो वक्त आ चुका था जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके बाद मॉर्टेन सैमफोर्ड रिफॉर्म इसके अंदर ये सजेस्ट किया गया कि जो आईसीएस के एग्जामिनेशन है उनको अब भारत में कराया जाएगा, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको देश चलाने में आसानी हो।
जिसके लिए फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, जो 1922 से पहले इलाहाबाद में था और कुछ साल बाद फिर दिल्ली में आई। उसके बाद आईसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगे। अब उस जमाने में आज की तरह इतनी जॉब्स नहीं होती थी, इसलिए तब के टाइम पर लोगों के पास आईसीएस की जॉब हो पाना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और लोगों में आईसीएस बनने का क्रेज बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि बात यह थी कि इंडिया में एग्जाम होने के बावजूद भी न ज्यादा इंडियंस को इस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाता था। इसलिए साल 1919 में भी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आईएएस ऑफिसर बनना था तो वो इसके लिए लंदन गए और एक साल बाद जाकर जब उनका रिजल्ट निकलता है तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में 4th नंबर पे था। पर उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के लिए काम नहीं करूंगा, इनको तो देश से हटाना है। एंड फाइनली जब 1947 में भारत आजाद होता है तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बन जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यानी कि यूपीएससी, और उस टाइम पर जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज थे वो चेंज होकर बनती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि आईएएस। अब देखो जो अंग्रेज थे वो तो जा चुके थे, तो अब अगर कोई सिविल सर्विसेज निकलता है तो वो देश के लिए काम करेगा। इसलिए लोगों के लिए जो इंपीरियल सर्विस का क्रेज था वो अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनने के बाद भी और भी बढ़ चुका था। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता था वो मेनली 3 हिस्से में डिवाइडेड होता था। पहला जो स्टेज होता था वो होता था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसको प्रीलिम्स भी कहा जाता है। ये एक रिटन एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें 2 पेपर्स होते थे। इनकी तैयारी करने के लिए स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी। इसमें कई सारे टॉपिक्स आते थे। अब दोस्तों होता ये था कि अगर 10 लाख बच्चे बैठे हैं तो उनमें से सिर्फ 10,000 ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि यूपीएससी को दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में एक माना जाता है। अब प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस, जिसमें टोटल 9 पेपर होते हैं और इस एग्जाम का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहां पर कैंडिडेट्स को लंबे लंबे ऐसे लिखने पड़ते हैं जिसके लिए वक्त बहुत कम मिलता है। और जो लोग ये क्लियर कर लेते हैं उन्हें बुलाया जाता है इंटरव्यू में। अब 10,000 में से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये मौका मिल पाता है, क्योंकि इस इंटरव्यू में लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंसी, आपका एप्टीट्यूड, इन सारी चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और सबसे ज्यादा अगर कुछ देखा जाता है तो वो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इन लोगों को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भेजा जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 2 ही तो एग्जाम है और एक इंटरव्यू, इसकी तैयारी तो घर से भी कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा क्या खर्चा है कि लोगों को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ रही है। देखो ये जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में रहकर भी तैयारी करते हैं, पर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। जैसे दिल्ली में अगर आप देखोगे तो न्यू राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, ये 2 जगह यूपीएससी के लिए बहुत फेमस है, जहाँ पे एक एक कोचिंग सेंटर एक एक बच्चे से लगभग 70,000 से लेकर 1.5 लाख की फीस चार्ज करता है। और ये सिर्फ एक एग्जाम का है। यहाँ तक कि कुछ कोचिंग सेंटर तो ऐसे भी हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी 50,000 तक ले लेते हैं। और जो बचे हुए कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है उनके लिए 10 से 20,000 अलग से लिए जाते हैं। अब यहाँ पे होता यह है कि जो एस्पिरेंट दिल्ली के बाहर से दिल्ली में तैयारी करने आया है ना, उसको सिर्फ पढ़ाई का ही सोचना है, उसको अपने रहने खाने पीने का भी सोचना पड़ता है। और न्यू राजेंद्र नगर में अगर आप जाओगे तो एक छोटे से छोटे कमरे का जो मंथली रेट है वो भी 15,000 रुपए है। अब सोचोगे कि ये सिर्फ 1 साल का खर्चा है। एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 6 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक वो 32 साल का नहीं हो जाता, और यही अगर वो ओबीसी कैटेगरी का है तो वो 9 बार अटेम्प्ट दे सकता है, अब जब तक वो 35 साल का नहीं हो जाता। और एससी एसटी के लिए तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है जब तक वो 37 साल तक नहीं हो जाता। अब यहाँ पे एक बार ही आप 1 साल के खर्चे को मल्टीप्लाई करके देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के साथ, और जितने सालों तक बच्चे लगे हुए रहते हैं प्लस उसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ो, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में यूपीएससी से कोई सस्ता कोई महंगा गेम है ही नहीं। और जरा एक बार सोच के देखो कि इंडिया में आखिर ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो एक्चुअली में ये खर्चा अफोर्ड कर सकती हैं। बहुत ही कम।
पर इसके बावजूद भी लोग अटेम्प्ट देने में लगे रहते हैं। आईएएस ऑफिसर का काम बहुत आसान होता है क्या, या इनको कुछ ज्यादा ही सैलरी मिलती है? तो देखो मैं बताता हूं कि इन दोनों में से कुछ नहीं होता। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब किसी कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट होता है तो उसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अंडर सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती है। और ये जो लोग होते हैं ये सब लोग इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं। और इन सब पे जो काम करना पड़ता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर नीति आयोग जैसे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करना पड़ता है। फिर एज अ जूनियर की पोस्ट में 4-5 साल निकालने के बाद प्रमोशन मिलता है। और ये होने के बाद या तो ये लोग असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं या फिर डिप्टी सेक्रेटरी या फिर अंडर सेक्रेटरी, इनमें से कोई एक पोस्ट दी जाती है। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनमें से कोई एक ऐसा होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचता है, जो कि होती है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और अगर आप इनके सैलरी स्ट्रक्चर को देखोगे तो स्टार्टिंग का जो इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है उस दौरान इनको 33,000 से लेकर 35,000 इसके बीच ही पैसे मिलते हैं। स्टार्टिंग में 7th पे कमीशन की बेसिक सैलरी के हिसाब से जो स्टार्ट होती है वो होती है 56,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, और कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो होता है उसकी सैलरी होती है करीब 2.5 लाख रुपए। जो मजेदार बात है वो ये है कि इनको सैलरी के अलावा भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बंगलो मिलता है, डोमेस्टिक हेल्प मिलती है और ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए नीली बत्ती वाली गाड़ी भी मिलती है। अब ये सब कुछ सुनकर दिमाग में एक ही चीज आती है, अगले 35 साल लगाने के बाद भी अगर मेरी जो सैलरी होगी वो करीब 2.5 लाख के आसपास होगी, मैं कॉर्पोरेट में जॉब में तो इससे कहीं ज्यादा कमा सकता हूं। देखो एक्चुअली में यूपीएससी का क्रेज इस वजह से नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बाहर से देखने पर नजर नहीं आती। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा पार्क ये होता है, अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं है तो नौकरी नहीं जाती, सस्पेंड हो सकते हैं पर नौकरी नहीं जाएगी। मगर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर तो सीईओ तक को कंपनी से निकाल देते हैं। और जो बंदा यूपीएससी दे रहा है उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। देखो जो भी लोग यूपीएससी देते हैं उनमें से कुछ एस्पिरेंट तो ऐसे होते हैं जिनके घर पर पहले से ही आईएएस ऑफिसर और सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे उनके फादर्स हो सकते हैं, उनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं या फिर उनके बाकी रिलेशन में कोई ना कोई हो सकता है। तो ऐसे में ना थोड़ा सा फैमिली प्रेशर रहता है कि मुझे भी निकालना है यूपीएससी। यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, बात है पावर की। एक कलेक्टर की या फिर एक डीएम के परिवार को परेशान करने से पहले लोग 5 से 10 बार सोचते हैं। तो बात यही है कि अगर उनकी फैमिली में कोई ये कर जाता है तो वहां पर उनकी ऐसी सिचुएशन निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आज भी कई सिनारियों में लोगों के लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा दबाया जाएगा। और यही कारण है, चाहे वो पैसा खर्च होते हो, चाहे बच्चों को बाहर भेजना पड़े, माँ बाप अपनी पाई लगा देते हैं बच्चों को ऑफिसर बनाने के लिए, लेकिन लोग इसी बात का फायदा उठा रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए। ऐसे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन ट्यूशन ग्रुप है और एजुकेशन इन्फ्लुएंसर भी हैं जो लाखों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उनको यूपीएससी का सपना बेचा जाता है अपने फायदे के लिए। और तो और सच तो यह है कि इन लोगों का फायदा आपको ऑफिसर बनाने में नहीं बल्कि आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट दिलवाने में है। अब यहाँ पे जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो ये बोलेंगे क्या करूं भाई, मैं तैयारी करना छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं भाई। कोई भी चीज करना अगर मुश्किल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। बस चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली समझो कि यूपीएससी एक मैराथन की तरह है जिसमें सालों साल लगते हैं। तो अगर इसमें जीत गए तो बहुत सही, लेकिन अगर इसमें नहीं जीत पाए तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूपीएससी करने की वजह से आपके पेरेंट्स के ऊपर कर्ज है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए एटलीस्ट यूपीएससी के अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी को सस्टेन कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारी यूपीएससी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।